हर साल की तरह इस साल भी वही किया रायली रूसो ने और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अपनी टीम के लिए। जैसे कहते हैं जल्दी से रायली रूसो से मुतालिक आपका ओपिनियन शामिल कर लेते हैं, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। एक बार फिर क्या परफॉर्मेंस थी रायली रूसो? देखिए वो लगता है कि वो अडॉप्ट कर गए हमारी जो पिचेस हैं ना, उमन सेटल हो गए। हाँ सेटल हो गए हैं उमन। हम देखते हैं जब पाकिस्तानी सब कॉन्फिडेंट के क्रिकेटर से फास्ट पिचेस पे जाते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हम वो लोग आते थे हमारे तरफ स्ट्रगल करते थे, मगर अब इतनी T20 की क्रिकेट हो गई, वो सेटल हो गए हैं, उन्हें पता है कि किस पेस के साथ किस टाइमिंग के साथ वो कैसे खेलना है। और बहुत ज़बरदस्त वो एक परफॉर्मर है और जिस टीम में भी होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो वेरी वेल प्लेड। एक छोटा सा कमेंट एहसानुल्लाह के लिए भी ज़रूरी है। रज़ाक आपकी तरफ आएंगे। अभी तक 2 मैचेस में हमने एहसानुल्लाह को देखा है, कैसे लगे हैं आपको? पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 5, दोनों में फ़र्क थोड़ा सा मुझे ये नज़र आया कि पहले मैच में थोड़े से शॉर्ट थे, कल थोड़े से और लेंथ उन्होंने अपनी चेक की थी जिसका और ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको। हाँ जी, देखिए दानिश एहसानुल्लाह जब हमने T20 में इसको देखा था, नेशनल T20 में, तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगे थे, फास्टेस्ट बॉलर थे। और इतनी जल्दी PSL में आ जाना, उसके बाद पहले मैच में थोड़े स्ट्रगल करना, उसके बाद 5 आउट कर लेना, तो ये साइन है उसके लिए कि वो एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है। अब ये है यहाँ पे उसकी हम कैसे लुक आउट करते हैं, उसको हम कैसे लेके चलते हैं, उसकी फिटनेस का कैसा ख्याल, तो ये हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए खेले और दुनिया पे जो हमें काफ़ी देर से फास्टेस्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये अपना नाम बनाए। ठीक है बड़ी साहब, हैंडलिंग की बात कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक, तो हम PSL शुरू होने से पहले हम फ्रेंचाइजीज की बात करें तो हैदर अज़हर ने हमें बताया था कि पिछले साल भी एहसानुल्लाह उनकी टीम में थे, पिछले साल उनको ज़्यादा मैचेस हमने नहीं खिलाए थे, वो तैयार नहीं थे। इसे 1 साल में उन पर बड़ी मेहनत की गई, उनको सही तरह से हैंडल किया गया, उनकी पेस पर काम किया गया, उनकी फील्डिंग पर काम किया गया। नताइज हमारे सामने हैं इस वक्त, अच्छे नताइज नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दानिश, KPK से इनका ताल्लुक है और अभी जो पाकिस्तान कप हुआ है उसमें उन्होंने 22 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर जो न्यूजीलैंड की टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमर्जिंग प्लेयर्स को पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर करवाया, उसमें भी एहसानुल्लाह शामिल थे। कल हमने देखा उन्होंने 150 की स्पीड वाली गेंद भी डाली, 145 150 की रफ्तार से वो बॉलिंग कर रहे थे। वकार यूनुस जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है, उन्होंने भी उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स, बिल्कुल अब्दुल रज़ाक ठीक बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट में हम देखते हैं कि वो लड़के आते हैं, उनमें जान बहुत होती है, वो जान मारते हुए नजर आ रहे हैं, फिर अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम बनता है कि इन लड़कों को आइडेंटिफाई तो ये हो गए, अब इन पे काम करें ताकि फिर हमें पाकिस्तान टीम में जिस वक्त जरूरत पड़ेगी एहसानुल्लाह की, तो एहसानुल्लाह पाकिस्तान टीम में आके अपना रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन आप देखें कि एहसानुल्लाह जो है वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, हमारे बैट्समैनों की टेक्निक भी कल जो शेयर पेस थी उसके सामने बुरी तरीके से एक्सपोज हुई। तो मेरा ख्याल में बॉलर का आ जाना एक अच्छी खबर है, लेकिन हमारे बैट्समैन कल जिस तरह फास्ट बॉलिंग के खिलाफ एक्सपोज हो रहे थे, माजी में हमने स्पिनर्स के खिलाफ भी देखा कि हमारे बैट्समैन स्पिनर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब नई जी सॉरी सर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, मुझे भी बड़ी ताज्जुब की बात लगती है। एक ऐसा मुल्क जहां पर मुताद्दिद लातादाद 145 प्लस बॉलर्स हैं, वहां के बल्लेबाजों को तो आदत होनी चाहिए, दे शुड फील एट होम फेसिंग दीज बॉलर्स। आलिया आपकी तरफ भी आता हूँ इसी पॉइंट को लेकर, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो भट्टी साहब ने उठाया है कि अब जब एक्सट्रीम पेस आती है, शेयर पेस आती है, तो हमारे बॉलर हमारे बैट्समैन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, फंसे हुए नजर आते हैं। वो अलग बात है कि 150 प्लस की जो पेस होती है वो सीरियस पेस होती है, किसी के लिए भी मायने रखती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए एहसानुल्लाह ने तो कल बहुत इम्प्रेस किया है, मतलब उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं यानी पेस के अलावा, तो वो तो अपनी जगह है ही, मगर जिस तरह से वो उन्होंने गुड लेंथ पे बॉल की है, जिस तरह वो अपने इंटरव्यू में भी कह रहे थे, और लेंथ बॉल पे ही उनको सारी कामयाबी मिली है। उसके अलावा एहसान की ना फिटनेस भी बड़ी ज़बरदस्त है कि वो नज़र आ रहा है कि 150 के PH पे जब वो बॉल कर रहे हैं तो ये लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। और आई होप कि आइंदा भी और इम्प्रूव से इम्प्रूव करें और मुसलसल एक रेगुलर पार्ट बने। बहुत उन्होंने कल मुतासर किया। लेकिन दानिश, मुझे बिल्कुल आप बैट्समैन की बात कर रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर की समझ नहीं आ रही थी कि उनका कोई प्लानिंग लाइनअप में कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी कि मिड ऑर्डर बैटर्स जो हैं वो सारे के सारे बंगल जई हो गया, उमर हो गया, इफ्तिखार हो गया, नवाज हो गया, हफीज हो गए, तो इतना ज्यादा जब एक ही
तरह के कंटेंडर्स हैं तो वो लगता है जैसे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना। हफीज को 8वें नंबर पे भेजना मतलब उनकी तो डिसरिस्पेक्ट है ही है। वो अजीब सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अजीब ही लग रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है नदीम भाई की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा, आज अगर आपने देखा हो शायद आफरीदी ने भी एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और ये बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा अपने क्लब के लोगों को सपोर्ट करना या अपने दोस्तों को, या बस यारी दोस्ती वाली चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सरफराज की बॉडी लैंग्वेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, कल मैंने कहा भी था कि वो बेहतर होगी, लेकिन अगर आपके पास टारगेट इतना थोड़ा है, आप क्या कर रहे हैं, 2-2 ओवर्स करा रहे हैं बॉलर से। यार अपने जो रेगुलर बॉलर्स हैं, बड़े बॉलर्स हैं, उनको आप कम से कम 4-4 ओवर्स तो कराएं। वो अजीब लग रहा था कि सबको ट्राई कर रहे हैं और वो बात नहीं थी कि जो आप जान मार के मैच के लिए जाते हैं। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। जब आप छोटा टारगेट डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने मेन बॉलर्स को, तगड़े बॉलर्स को लगाएं ताकि आपको विकेट्स मिल सकें और आप फिर मैच में वापस आ सकें। स्पीकिंग ऑफ